Welcome to the revision lecture of agricultural income in India and its tax treatment. देखो एग्रीकल्चरल इनकम का मीनिंग दे रखा है हमारे लॉ में सेक्शन 2 में 2 क्लॉज 1A, लेकिन ट्रीटमेंट तो बहुत सिंपल है। नॉर्मली आप इसे बोलते हो जो एग्रीकल्चरल इनकम हम इंडिया से कमाते हैं ना, वो सेक्शन नंबर 10 क्लॉज 1 में एग्जम्प्ट है, यानी उसे टोटल इनकम का पार्ट हमने नहीं बनाना। लेकिन हमने बात की हुई है इनडायरेक्ट वे में एग्रीकल्चरल इनकम की टैक्सिंग की जाती है, टैक्स लायबिलिटी निकालते हुए हम थोड़ा इफेक्ट लेते हैं उसका, बट वैसे एग्जम्प्ट है। टीआई का पार्ट नहीं बनाना हमने एग्रीकल्चरल इनकम को, ठीक है। पर अब एग्रीकल्चरल इनकम के मेनली यहाँ पे 3 सोर्सेज हैं। पहला, अगर आप एग्रीकल्चरल लैंड को लेट आउट कर दो फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस, ध्यान रखना, आपके पास एग्रीकल्चरल जमीन है, आपने उसको लेट आउट कर दिया, उससे किराया आ रहा है आपके पास, या हम जैसे बोलते हैं ठेके पे जमीन दे दी हमने और पैसा आना शुरू हो गया। शर्त है सामने वाला उसको एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए अगर यूज कर रहा है तो आपको होने वाला इनकम आपके लिए क्या मानी जाएगी? एग्रीकल्चरल। जो आपको पैसा मिल रहा है जमीन के बदले, दैट इज लेटिंग आउट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। ये पहला पॉइंट है, इसको थोड़ा एलैबोरेट करते हैं। ये रेवेन्यू भी मिल सकता है, रेंट भी मिल सकता है। रेवेन्यू का एग्जांपल क्या है? जैसे आपने कोई लीज का राइट दे रखा था, उसको रिन्यू करवाने पे आपने फीस ले ली, दिस इज ऑल्सो एग्रीकल्चरल इनकम। बस शर्त है एग्रीकल्चरल लैंड लेट आउट फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। कई बार वो एग्रीकल्चरल लैंड का लेटिंग आउट देता है पर किसी और पर्पस के लिए, मे भी वहां पे कोई रेजिडेंशियल अकोमोडेशन बना दी, या मान लो वहां पे उसको फिल्म की शूटिंग के लिए लेट आउट कर दिया, बात की थी हमने। तो ये सब चीजें आपकी एग्रीकल्चरल इनकम नहीं कहलाएंगी, पहला पॉइंट। दूसरा, जरूरी नहीं है कि जो जमीन रेंट पे दे रहा है वो लैंड का ओनर हो, टेनेंट भी आगे सब टेनेंसी कर सकता है, तो उसके आने वाला रेंट भी क्या कहलाएगा? एग्रीकल्चरल इनकम। थर्ड, अगर आपको रेंट का अमाउंट काइंड में रिसीव हो गया, जैसे सामने वाले ने जो व्हीट ग्रो करी या शुगर केन ग्रो करा वही आपको दे दिया, तो ये आपकी एग्रीकल्चरल इनकम है। मार्केट वैल्यू को ध्यान में रख के हम एग्रीकल्चरल इनकम निकाल देंगे। अगर जिसको ये रेंट मिला काइंड में, वो आगे इसको सेल कर दे, सेल करके भी जो इनकम आएगी वो एग्रीकल्चरल इनकम आएगी, ध्यान रखना। अगर वो उसका फॉर्म वगैरह चेंज नहीं कर रहा, एज इट इज उस प्रोड्यूस को उठा के बेच दिया। और लास्ट पॉइंट, जिसको आपने बेचा अगर वो आगे उसको सेल करके कमाएगा, वो उसकी एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है, ये नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है। और लास्ट पॉइंट क्या है कि भाई अगर इस रेंट पे आपका कोई एरियर रह जाता है और उस एरियर पे ब्याज मिल जाता है, एरियर कह लो या आउटस्टैंडिंग कह लो, उसका अगर कोई ब्याज मिल जाता है, ये ब्याज आपका कौन से हेड में जाएगा? अदर सोर्सेज। दिस इज नॉट योर एग्रीकल्चरल इनकम, प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड। ब्याज को कहां लेके जाना है? अदर सोर्सेज। दूसरा जो हमारा पॉइंट आता है एग्रीकल्चरल इनकम में, इनकम फ्रॉम, ऊपर लिखा ही हुआ है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस। अब एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस क्या होते हैं वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बता रखा है केस में कि देयर शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिक ऑपरेशंस एंड सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस। दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तब वो जाके एग्रीकल्चर कहलाएगा। नो, व्हाट आर बेसिक ऑपरेशंस? प्लॉइंग ऑफ फील्ड्स, सोइंग ऑफ सीड्स, ये ऑपरेशंस करो पहले तो आप। फिर इतना ही नहीं करना काफी, उसके बाद सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस भी करो। वाटरिंग द प्लांट्स एट रेगुलर इंटरवल्स, सेविंग देम फ्रॉम पेस्ट्स एंड इंसेक्ट्स, वो सब चीजें करता है ना किसान। तो किसान भाई सोइंग से लेके प्लोइंग से लेके सारी मेंटेनेंस तक वो करता है फसल की, तब जाके फसल होती है, तब जाके आपको क्या कहलाया जाएगा? आप एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस कर रहे हो। इसका ये इंप्लीकेशन है कि अगर आप सिर्फ जो स्पॉन्टेनियसली जो ग्रो हो जाते हैं ट्रीज या प्लांट्स, उनको कट करके सिर्फ आप सेल कर रहे हो, या फॉरेस्ट प्रोड्यूस को आप काट काट के बेच रहे हो, दिस इज नॉट एग्रीकल्चर। देयर शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिक एंड सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस। कई बार क्या होता है, जब आपकी फसल हो जाती है, फसल होने के बाद कुछ ऐसी प्रोसेसेस आपको एम्प्लॉय करनी पड़ती हैं, कल्टीवेटर कोई, कल्टीवेटर मतलब किसान भाई कोई, जिससे कि वो प्रोड्यूस फिट फॉर सेल होता है। जैसे कि विनोइंग, छानना वगैरह पड़ता है, क्लीनिंग करनी पड़ती है, ड्राइंग करनी पड़ती है। ये प्रोसेसेस जिससे कोई कैरेक्टर चेंज नहीं हो रहा उस प्रोड्यूस का, ये वाली प्रोसेसेस के बाद भी जब आप पैसे कमाओगे, मतलब ये प्रोसेस होने के बाद भी जब आप प्रोड्यूस बेचोगे, अभी भी वो इनकम कौन सी कहलाएगी? एग्रीकल्चरल। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप ऐसी प्रोसेसेस कर देते हो जिससे कि उसका पूरा नेचर ही चेंज हो जाए, कैरेक्टर ही चेंज हो जाए, जैसे हमने कहा था पोटैटो ग्रो करा, पोटैटो उगाया, पर उसका प्रोसेस करके चिप्स बना दिया, अब चिप्स बेच के एग्रीकल्चरल इनकम थोड़ी होगी। या टोमेटो से केचप बना दी, शुगर केन से शुगर बना दिया, वो सब। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। फिर एक एक्सप्लेनेशन का पॉइंट है जो ये बोलता है कि अगर आप एक नर्सरी से सीडलिंग्स या सैपलिंग्स, छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं, उनको ग्रो करके अगर आप सेल करते हो, तो आपकी इनकम भी ये एग्रीकल्चरल इनकम ही कहलाएगी, चाहे आपने बेसिक ऑपरेशंस लैंड पे नहीं भी करे हुए।
तो भी इट विल बी कंसिडर्ड एज एग्रीकल्चरल इनकम। थर्ड पॉइंट हमारा एग्रीकल्चर के मीनिंग में आता है इनकम फ्रॉम फार्म बिल्डिंग। पर फार्म बिल्डिंग कौन सी? जो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए रिक्वायर्ड है। अब फार्म बिल्डिंग बेसिकली यहां बता रखी है, ये वो बिल्डिंग है जो रूरल लैंड वगैरह पे बनी होती है, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। और इसको किसके लिए यूज किया जा रहा है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को स्टोर करने के लिए यूज किया जा रहा है, या फार्मर यहाँ पे एक ड्वेलिंग हाउस मतलब रहने के लिए थोड़ा बहुत वहां पे जब फसल की रखवाली करनी है तो वहां पे रुक जाता है, या एग्रीकल्चर के हथियार हमने बात की थी मशीन्स एंड इंप्लीमेंट्स, इनको स्टोर करने के लिए यूज हो सकती है। यानी इसका कनेक्शन एग्रीकल्चर से होना चाहिए। और इससे होने वाली इनकम भी, यानी अगर किसी ने फार्म बिल्डिंग भी दी है किसी को और बदले में इनकम कमा ली है, दैट विल आल्सो बी एग्रीकल्चरल इनकम। तो एग्रीकल्चरल लैंड को लेट आउट करके भी एग्रीकल्चरल इनकम आ रही है, और फार्म बिल्डिंग से भी कौन सी इनकम आ रही है? एग्रीकल्चर। नाउ व्हाट इज रूरल एग्रीकल्चरल लैंड? भाई वो लैंड जो ऐसी म्युनिसिपैलिटी में आ रहा है जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से भी कम है, यानी कि लेस देन 10,000 इफ यू सी, तो ऐसे में वो लैंड हमेशा क्या कहलाएगा? रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। अच्छा, अगर आपके आसपास कोई बड़ी म्युनिसिपैलिटी है, उसके लिए हिसाब से आपको ज्यादा दूर जाना पड़ेगा उस म्युनिसिपैलिटी से। यानी अगर आपके करीबी, इसको ना बोलते हैं एरियल डिस्टेंस से मेजर किया जाता है, हवा वाले बाय एयर, सीधा स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस मेजर होता है। अगर आपके आसपास 10,000 से ज्यादा वाली पॉपुलेशन और 1 लाख तक वाली पॉपुलेशन है, म्युनिसिपैलिटी है, तो ऐसे में उस म्युनिसिपैलिटी के 2 किलोमीटर के रेडियस में आपने नहीं आ जाना, क्योंकि अगर आप 2 किलोमीटर के रेडियस में आ गए, विद इन 2 किलोमीटर अगर आप आ गए, यू विल नॉट बी रूरल। अगर आपने अपने ऊपर कौन सा लेबल लगाना है? रूरल का, तो आपको 2 किलोमीटर से दूर जाना है ऐसी म्युनिसिपैलिटी से। अच्छा, अगर आपके इर्द गिर्द म्युनिसिपैलिटी बड़ी है, उससे और दूर हो जाओ, 1 लाख से ऊपर और 10 लाख तक वाली म्युनिसिपैलिटी, ये सब पॉपुलेशन है। मैंने कहा था रुपीस का सिंबल नहीं है यहां। 6 किलोमीटर के दायरे में मत आ जाना। 6 किलोमीटर के सही दायरे में भी अगर आप आगे ना, यू आर नॉट रूरल। 6 से बियॉन्ड, वर्ड मैंने कहा था बियॉन्ड है हर जगह। और अगर आपके आसपास बहुत बड़ी म्युनिसिपैलिटी है, जैसे दिल्ली मुंबई के, तो आप 8 किलोमीटर के रेडियस में भी मत आ जाना उस म्युनिसिपैलिटी के। 8 किलोमीटर से दूर रहना, तब जाके आपको हम किसका नाम देंगे? रूरल। और इस रूरल एग्रीकल्चरल लैंड का ना इस चैप्टर से ज्यादा महत्वता पता कहां है? उसमें कैपिटल गेन के चैप्टर में, क्योंकि वहां एक पॉइंट हमने डिस्कस करना है, यहां पे भी बताया हुआ है। नॉर्मली एग्रीकल्चरल लैंड इज अ कैपिटल एसेट, जमीन इज अ कैपिटल एसेट। नॉर्मली मैं एग्रीकल्चरल लैंड बोल रहा हूं, रूरल नहीं बोल रहा आगे। जमीन एक कैपिटल एसेट है। जमीन बेच के अगर कैपिटल गेन वो आएगा गेन, तो कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा। बट आपने एक एक्सेप्शन याद रखनी है, ये जो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है इंडिया में, इट इज नॉट ट्रीटेड एज अ कैपिटल एसेट। यानी कैपिटल एसेट के मीनिंग से इसको बाहर करा हुआ है। तो आप ध्यान रखना, गेन अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ रूरल एग्रीकल्चरल लैंड हैज नो टैक्स ट्रीटमेंट, क्योंकि इट इज नॉट अ कैपिटल एसेट। और इस चैप्टर में एक रेलेवेंस और सुन लेना, अगर आपके पेपर में यह भी आ जाए अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड है और उसको सेल कर दिया, सेल करने पे कभी भी जमीन के एग्रीकल्चरल इनकम नहीं आएगी। एग्रीकल्चरल इनकम का पॉइंट वहां है जहां आप लेटिंग आउट कर रहे हो लैंड की। अगर आपने पीछे ही छुड़ा लिया, हमने बात की थी क्लास में कि जमीन बेच के तो आप फॉर्च्यूनर निकलवा रहे हो, तो आप एग्रीकल्चरल इनकम थोड़ी कमा रहे हो। अब आएगा तो कौन से हेड की इनकम आएगी? कैपिटल गेन। तो ये है यहां पे ना नॉन एग्रीकल्चरल इनकम के एग्जांपल्स में ये पॉइंट लिखा हुआ है। तो जैसे आप देखिए, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम का दूसरा एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। पहला एग्जांपल क्या, सुनिएगा, आप फार्म बिल्डिंग को लेट आउट कर रहे हो फॉर एनी पर्पस अदर देन एग्रीकल्चर। यानी पेपर में आपने ना सिर्फ फार्म बिल्डिंग वर्ड देख के भावुक नहीं हो जाना, आपने पर्पस भी देखना है। कई बार फार्म बिल्डिंग रेजिडेंशियल पर्पस के लिए दे रखी होती है, बल्कि हमने एक एमसीक्यू भी किया था इसका एक, कि फार्म बिल्डिंग अगर आपने किसी को रेजिडेंशियल पर्पस के लिए दे रखी है, हालांकि उस एमसीक्यू में डाउट ये था कि यार वो देवी किसान को रखी थी फार्म बिल्डिंग, तो पर फिर भी हमने कहा था से एग्रीकल्चर मत मानना अब, क्योंकि थोड़ा बहुत वो रहने के लिए यूज कर रहा है बात अलग है, बट वो तो रेंट देके वहां पे अपना परमानेंट रेजिडेंसी बना रहा है, तो फिर वो एक तरह से एग्रीकल्चरल इनकम नहीं कहलाएगी फिर फार्म बिल्डिंग की। तो अदर देन एग्रीकल्चर अगर फार्म बिल्डिंग दी जा रही है तो इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चरल इनकम। दूसरा मैंने बता ही दिया। तीसरा सुनना, वो भी बता दिया, फॉरेस्ट प्रोड्यूस बेचा है। फिर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में अगर कोई जॉब कर रहा है तो उसको सैलरी मिल रही है, दैट इज नॉट एग्रीकल्चरल इनकम।
अगर कोई कंपनी में कमीशन मैनेजिंग का काम कर रहा है और उसमें कमीशन मिल रही है, कंपनी भले ही एग्रीकल्चर इनकम कमा रही हो बट उसकी कमीशन इज नॉट एग्रीकल्चर इनकम। यह है पॉइंट नंबर 4 और 5। ध्यान रखना, एनिमल हस्बेंड्री सारा एग्रीकल्चर से बाहर है हमारे इनकम टैक्स एक्ट में। जीएसटी में एनिमल्स वगैरह को भी एग्रीकल्चर मानता है पर घोड़े छोड़ के, हमने बात की थी। यह है पॉइंट नंबर 6। अमूल का बटर बनाना, वेरका का बटर बनाना, बटर मेकिंग इज नॉट एग्रीकल्चर। सिमिलरली अगर आप कोई गोडाउन लेट आउट करते हो, ध्यान देना यहां तो वर्ड भी गोडाउन है, फार्म बिल्डिंग भी नहीं है। गोडाउन अगर आपने किसी को लेट आउट करा है या किसी से गोडाउन के चार्जेस लिए हैं कि भाई तेरा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यहां तो स्टोर कर ले, मुझे चार्जेस दे दे, दिस इज नॉट एग्रीकल्चर इनकम। यह है पॉइंट नंबर 8। और फिर कुछ एग्रीकल्चर इनकम के एग्जांपल के हैं, सुनना। जो पहला पॉइंट है ना, अगर आप ये जितने भी है ना, मोस्टली मैंने वो लिखे हैं जो कमर्शियल क्रॉप्स हैं, टी, कॉफी, कॉटन, पर इन सबके ना रबड़, इन सबके पहले प्लांट्स ग्रो होते हैं। अगर आप प्लांट्स ग्रो कर रहे हो बेसिक एंड सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस करके, इट डज नॉट मैटर कि आप होम में यूज होने वाली चीजें बना रहे हो या आप इंडस्ट्रियल चीजें बना रहे हो, अगर आप बेसिक एंड सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस करके आप चीजों को ग्रो कर रहे हो, उससे होने वाली इनकम आपकी कौन सी कहलाएगी? एग्रीकल्चरल। दूसरा, अगर आपके पास फसल है पर फसल डैमेज हो जाती है और आपने उसकी इंश्योरेंस करवा रखी है, तो इंश्योरेंस का क्लेम मिलना भी एग्रीकल्चरल इनकम है। और तीसरा, आपके पास जो जमीन है, आपने उस जमीन को आगे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में यूज होने वाली कैटल को ग्रेज करने के लिए लेट आउट कर दिया, इसका भी, इस जमीन का रिलेशन भी एग्रीकल्चर से बन गया और आपको आने वाला रेंट क्या कहलाएगा? एग्रीकल्चरल इनकम। बाकी देखो, आइडिया ये नहीं होता कि इन एग्जांपल्स में सब कुछ कवर हो जाए। बेसिकली इन आइडिया से ना, इन एग्जांपल से आपको आइडिया लग जाता है कि किसको वो एग्रीकल्चर बनाना चाह रहा है, किसको नहीं। रियल लाइफ में बड़े सारे डिस्प्यूट चलते रहते हैं, बट इससे आपका एक फंडामेंटल स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद एग्रीकल्चरल इनकम का तो हमने मीनिंग समझ लिया। अगला जो इस चैप्टर का भाग है वो है इसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होएगा। तो मैं आपको बता दूं, टैक्स ट्रीटमेंट में पहला पॉइंट तो बहुत सिंपल है कि एग्रीकल्चरल इनकम को हमने टोटल इनकम का पार्ट तो नहीं बनाना, बिकॉज इट इज एग्जम्प्ट। बट जब मैं टैक्स लायबिलिटी निकालूंगा तब मेरे को कुछ चेक करना पड़ेगा। 2 कंडीशंस मेरे को चेक करनी है, पर वो पढ़ने से पहले मैं आपको एक लाइन पढ़ा दूं। अगर इंडिया के बाहर से कमाते हो ना एग्रीकल्चरल इनकम, ध्यान रखना, उसको टैक्सेबल करना है इंडिया में एज अ नॉर्मल इनकम, और वो अदर सोर्सेज में दिखा देते हैं हम नॉर्मली। कहां दिखा देते हैं? अदर सोर्सेज। ध्यान रखना, अगर आउटसाइड इंडिया का पॉइंट आ जाए तो आप उसे कहां दिखा दीजिए? अदर सोर्सेज। अब इंडिया वाले पे आ जाओ, एग्जम्प्ट है, लेकिन इंडिविजुअल्स और एचयूएफ्स के केस में देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम। अब ये तभी, इसको इनडायरेक्ट वे ऑफ टैक्सिंग भी बोलते हैं। इसको और क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट वे ऑफ टैक्सिंग एग्रीकल्चरल इनकम। देयर आर 2 कंडीशंस, अगर आप वो दोनों कंडीशंस पूरी कर लोगे तो आपकी पार्शियल इंटीग्रेशन एप्लीकेबल हो जाएगी। नंबर 1, आप जो नॉर्मल इनकम कमा रहे हो, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, दिस एक्सीड्स एग्जम्पशन लिमिट। एग्जम्पशन लिमिट का मतलब क्या है? 2.5 लाख ओल्ड रेजिम, 3 लाख ओल्ड रेजिम, 5 लाख ओल्ड रेजिम, न्यू रेजिम 4 लाख, जो भी एसएससी पे एप्लीकेबल है, आप उसको क्रॉस कर गए। एंड अच्छा, एक्सीड करने का मतलब क्या है? आपकी कमाइयां अच्छी खासी हैं। कौन सी कमाइयां? अदर देन एग्रीकल्चरल। और मजे की बात है, अब एग्रीकल्चर से भी अच्छा खासा कमा रहे हो। यहां अच्छे खासे की डेफिनेशन आपको अजीब सी लग सकती है, बिकॉज एक्सीडिंग ₹5,000, पर 5,000 भले ही बहुत कम है, पर मैं कह रहा हूं जो भी इससे ऊपर चले गए सारे इसमें कवर हो गए। तो इनका आइडिया पता क्या है? जो एग्रीकल्चर से भी अच्छा खासा कमा रहा है और बिना एग्रीकल्चर के भी अच्छा खासा कमा रहा है, हम उससे तो टैक्स लेंगे। तो इसका इंप्लीकेशन एक और सोचो, अगर आप एग्रीकल्चर से करोड़ों भी कमा रहे हो ना, लेकिन अगर आपकी कोई और इनकम नहीं है, तो सरकार की आपकी इनकम पे टैक्स की नजर नहीं है, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन पूरी नहीं होगी आपकी। लेकिन अगर आप फर्स्ट भी पूरी कर रहे हो, सेकंड भी पूरी कर रहे हो, तो पार्शियल इंटीग्रेशन करनी है, इनडायरेक्ट वे से टैक्सिंग करनी है। और ध्यान रखना, जो पार्शियल इंटीग्रेशन होती है ना एग्रीकल्चरल इनकम की, वो नॉर्मल इनकम के साथ ही होती है। ये जितनी भी ये स्पेशल इनकम्स यहाँ आ रही हैं, या जो फर्म्स होती हैं, कंपनीज होती हैं, ये किस पे टैक्सेबल होती हैं? स्लैब रेट, सॉरी फ्लैट रेट। इन सबके पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं होते। अब मेन बात है पार्शियल इंटीग्रेशन कैसे होती है, गौर करना। 3 स्टेप्स हैं बहुत सिंपल से। पहला स्टेप, टैक्स कैलकुलेट कर लीजिए आपकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, नॉन एग्रीकल्चर में मेनली नॉर्मल इनकम को लेकर चल रहा हूं मैं, उसमें ऐड कर दीजिएगा एग्रीकल्चरल इनकम। अच्छा ध्यान रखना, जब ये टैक्स निकालना है ना तो भी रिबेट लगानी है इसमें, ना भी सेस लगाना है, ठीक है। अभी तो ये नॉर्मल इनकम का टैक्स निकाल रहे हो आप, रिबेट और सेस तो स्पेशल इनकम्स को भी ऐड करके फिर देखो कितना रिबेट और सेस बनता है, वो बात की बात है।
अच्छा, ये जो आपने एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाया है, ये कौन से रेट पे लगाना है? एप्लीकेबल स्लैब रेट्स। जो रेट एप्लीकेबल होगा एसएससी पे वो लगा देना। कौन सा टैक्स आ गया? एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर। एसएससी क्या दुहाई मचा रहा है, आपने तो कहा था एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट है, उठा के टैक्स लगा दिया। वो कहता कोई बात नहीं, स्टेप 2 में हम एक काम करते हैं, आपके सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स निकाल लेते हैं, सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स निकाल लेते हैं। लेकिन जब एग्रीकल्चर इनकम पे अकेला टैक्स निकाला तो पता लगा अरे यार एग्जम्पशन लिमिट वो वाली कहां गई, तो ऐड करवा दी इन्होंने, क्योंकि वरना स्टेप 2 में टैक्स बहुत कम आता। और यहां ना एसएससी चाहता है स्टेप 2 में टैक्स ज्यादा है उसका, क्योंकि स्टेप 3 क्या है, स्टेप 1 क्या है, एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर दोनों पे टैक्स। स्टेप 2 क्या है, सिर्फ एग्रीकल्चर पे टैक्स। स्टेप 3 क्या है, 1 में से 2 माइनस कर दो, सिर्फ नॉन एग्रीकल्चर वाले पोर्शन पे टैक्स आ जाएगा। हालांकि हमने जब क्लास में इसको डिस्कस किया था ना, हमने कहा था गेम होगी एसएससी के साथ, क्योंकि स्टेप 1 में जब एग्रीकल्चर इनकम को जोड़ा गया नॉन एग्रीकल्चर में, तो कई बार स्लैब 20 स्लैब्स, मतलब कई बार आप वो 30% 20% वाली स्लैब में चले जाते हो। लेकिन जब आप स्टेप 2 पे उसका टैक्स निकालते हो, आप 5% से शुरू होते हो, तो वो स्लैब की हेराफेरी हो जाती है एसएससी के साथ। स्टेप 1 एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर नॉर्मल इनकम पे टैक्स निकाल दो एप्लीकेबल स्लैब रेट्स पे, पर रिबेट और सेस मत लगाना। स्टेप 2 एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स निकालना है, पर एग्जम्पशन लिमिट जोड़ के निकालो। कौन सी एग्जम्पशन लिमिट? जो एप्लीकेबल होगी उस पे। और स्टेप 3 1 - 2। और ध्यान रखना ये जो आया ना, ये नॉर्मल इनकम का टैक्स आया है। स्पेशल इनकम्स भी अगर क्वेश्चन में हुई तो जो हमने फॉर्मेट बना रखा है क्लास में कि पहले नॉर्मल इनकम्स पे टैक्स निकाल लो, फिर स्पेशल इनकम्स के टैक्स निकाल लो, फिर दोनों को जोड़ लो, फिर उसमें से रिबेट लेस कर दो, फिर उस पर सेस लगा दो, उस तरह से आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल इनकम ही हुई तो स्टेप 3 वाला जो आंसर है ना, उसमें से सीधा रिबेट लेस करके सेस लगा दो। क्या सबको क्लियर है? किस पे लगाओगे रिबेट और सेस? स्टेप 3, स्टेप 1 और 2 में नहीं। क्लास में हमने इसके 2-3 क्वेश्चन अच्छे से करे थे, आप उनको रिवाइज कीजिएगा। छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा समय नहीं लेगा आपका, बट छोड़ के मत जाइएगा, ठीक है। उसके बाद ना 1-2 टॉपिक जो और लास्ट में हमने यहाँ रखे हुए हैं, वो हैं कॉम्पोजिट इनकम के केसेस। क्या होता है कॉम्पोजिट इनकम? बेसिकली क्या कर रहा है एसएससी? एसएससी पहले ग्रोइंग भी कर रहा है किसी प्लांट की, और फिर उससे प्रोसेसिंग करके अपनी फैक्ट्री में कुछ नया प्रोडक्ट बना के उसे बेच भी रहा है, और फिर वो कह रहा है तो मेरी एग्रीकल्चर इनकम है। डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है? नहीं 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 नहीं, ये आपकी एग्रीकल्चर नहीं, ये बिजनेस है, मतलब लड़ाई हो रही है, डिस्प्यूट हो रहा है। तो अल्टीमेटली हमने बोला यार दिस इज ना प्योरली एग्रीकल्चर ना प्योरली बिजनेस, दिस इज कॉम्पोजिट, मिक्सचर है। तो हमें इसमें क्या करनी पड़ेगी? अपोर्शनमेंट। क्या करनी पड़ेगी? अपोर्शनमेंट। यानी जो इनकम आ रही होगी ना एसएससी की, वो इनकम में से कुछ इनकम एग्रीकल्चरल और कुछ इनकम बिजनेस। अब उसके लिए ना हमारे पास 4 रूल हैं। रूल 7, 7A, 7B एंड 8। हालांकि 7B में 2 पार्ट से आगे, मतलब 2 केसेस हैं आगे। रूल 7 जनरल रूल है। क्या है? जनरल। जनरल रूल मतलब अदर देन रबड़, कॉफी, टी। यानी अगर पेपर में आपके आया ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबड़ हो रही है, आप रूल 7A लगा कर आओगे। ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफी हो रही है या ग्रोइंग एंड क्योरिंग ऑफ कॉफी हो रही है, तो रूल 7B लगा कर आओगे। और अगर ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी हो रही है, रबड़, कॉफी, टी का रूल 8 है। इन पे तो स्पेसिफिक रूल हैं, बट अगर इन तीनों का क्वेश्चन ना हुआ, आपके क्वेश्चन में आया ग्रोइंग ऑफ पोटैटो एंड कन्वर्टिंग इनटू चिप्स, चिप्स आर सोल्ड। ग्रोइंग ऑफ टोमेटो, कन्वर्टिंग इट इनटू केचप एंड सेलिंग इट। ग्रोइंग ऑफ शुगर केन, कन्वर्टिंग इट इनटू शुगर देन सेलिंग इट। तो ये सारे केस कवर होंगे रूल 7 में। रूल 7 का वर्किंग थोड़ा डिफरेंट है, और 7A, 7B और 8 का वर्किंग थोड़ा सिमिलर है। पहले मैं 7 बता रहा हूं। रूल 7 हम कैसे करा करते थे, जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे ये क्वेश्चन है जहां पे एसएससी क्या कर रहा है, पहले पोटैटोस ग्रो करता है और उसके बाद उनको अपनी ही फैक्ट्री में भेज देता है चिप्स मैन्युफैक्चर करने के लिए, और फिर चिप्स बेच देता है, और चिप्स बेचे उसने 1 लाख के। अब ध्यान देना, 1 लाख में से ना एक बात तो पक्की है, आप फैक्ट्री के खर्चे लेस कर दोगे, जो बनाने पे खर्चा हुआ चिप्स को वो लेस करो। लेकिन यहां पे ना एक छोटी सी अजम्पशन रहती है कि जो आपका ये वाला यूनिट है जो पोटैटोस ग्रो कर रहा था, इसने अपना पोटैटोस का जो सारा प्रोड्यूस है वो पोटैटोस उसने ट्रांसफर कर दिए अपनी ही फैक्ट्री को। ये रूल 7 की अजम्पशन है कि हमने अपने ग्रो करे हुए पोटैटोस अपने ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को ट्रांसफर कर दिए एट मार्केट प्राइस, एवरेज मार्केट प्राइस। ये वर्ड यूज किया गया रूल में, एवरेज मार्केट प्राइस।
एवरेज मार्केट प्राइस कैसे निकलता है उसके भी प्रैक्टिकली रूल्स हैं, बट दोज आर नॉट इन योर सिलेबस। आपको एवरेज मार्केट प्राइस दिया होगा क्वेश्चन में। तो यहां पे देखो, हमने ना पोटैटोस को ग्रो करने पे 15,000 रुपए लगा रखा है, बेचानी ने अपने यूनिट को ही ट्रांसफर किया था, लेकिन एवरेज मार्केट प्राइस को बेस लेकर हमने दोनों का डिफरेंस देखकर हमने अपने आप ही क्या निकाल दी, एग्रीकल्चरल इनकम। ध्यान रखना, अगर आप इसे यहां बोल रहे हो कि मैंने इसको ट्रांसफर कर दिया अपनी फैक्ट्री को, पोटैटोस को, तो भूलना मत कि पोटैटोस की फैक्ट्री में जब आप खर्चे डाल रहे हो तो पोटैटोस की भी कॉस्ट डालो। चिप्स की फैक्ट्री में जब आप खर्चे डाल रहे हो तो पोटैटोस की भी कॉस्ट डालो। पोटैटोस की कॉस्ट क्या बनेगी, वही एवरेज मार्केट प्राइस। तो इस तरह से हमने डायग्राम समझी थी कि हमारे ही एग्रीकल्चरल वाले यूनिट ने हमारा प्रोड्यूस आगे अपनी फैक्ट्री को ट्रांसफर कर दिया, हमारी एग्रीकल्चरल इनकम निकल गई उस हिसाब से, और इसी चीज को हमने अपनी फैक्ट्री में क्या डेबिट कर लिया, कॉस्ट। और इसको मैंने एक चीज से और समझाया था, अगर आप क्वेश्चन देखो ना, अगर मैं एक बार ये डायग्राम को भूल जाऊं, आप देखो 1 लाख की सेल प्राइस है चिप्स की, और खर्चे दे रखे हैं सारे, ये खर्चे हैं 20,000 तो मार्केट प्राइस है ना, इसको छोड़ो, बताओ कितने खर्चे हैं, 85, कुछ ग्रो करने के और कुछ मैन्युफैक्चर करने के। तो मैंने कहा तो देखो ये श्योर है कि 15,000 का प्रॉफिट आ रहा है। अगर आप नोटिस करो 1 लाख माइनस 85, 15,000 का प्रॉफिट आ रहा है। श्योर ये मचा हुआ है कि ये प्रॉफिट में एग्रीकल्चर कितना है और बिजनेस कितना है, क्योंकि वो जो चिप्स वाली इनकम है ना वो बिजनेस इनकम कहलाएगी। अब ध्यान दो, ये 15,000 को ही ना, अगर आप नोटिस करो, हमने 15,000 को ही हमने यहां पोर्शन किया है, चेक करो 5,000 की एग्रीकल्चर इनकम आ रही है और 10,000 की बिजनेस इनकम आ रही है। तो बेसिकली अपोर्शन करने का रूल है। किसको अपोर्शन किया बोलो हमने, कॉम्पोजिट प्रॉफिट्स। कौन से कॉम्पोजिट प्रॉफिट, 15,000। हालांकि सीधा हमें इसमें 15,000 दिखता नहीं है, मैंने वैसे एनालाइज करवाया कि 15,000 कैसे आ रहा है। आई होप सबको रूल 7 क्लियर है। अगर आपके पेपर में रबड़, कॉफी या टी का क्वेश्चन ना हुआ तो रूल 7 अप्लाई करके आओगे आप। उसके बाद जो हमारे बाकी के 3 रूल हैं, इन तीनों में तो मैं बोलता हूं क्लास में ऑफर चलती है, बाय 1 गेट 3। एक समझ लो, बाकी 2 तो फ्री हैं साथ में, तो तीनों के तीनों क्लियर हो जाएंगे। आपको गौर करना, पहला, आप ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो रबड़ की। अच्छा, रबड़ के लिए ना वर्ड यूज कर रहे हैं, लेटेक्स बेस्ड क्रॉप, सेनेक्स, तो ये लेटेक्स, सेनेक्स, सेंट्रीफ्यूज लेटेक्स, इस तरह के वर्ड है स्टडी मैट में, तो ये सब भैया रबड़ की किस्में हैं। अब ये रूल पता क्या बोलता है, सुनो ध्यान से, बाकी के रूल क्या बोलते हैं 7B वगैरह, कहते हैं आप ना पहले काम करो, प्रॉफिट से निकाल लो। कौन से प्रॉफिट, कॉम्पोजिट प्रॉफिट। ये पंगों में डालते ही नहीं कि मानो आपने अपनी फैक्ट्री को ट्रांसफर कर दिया मार्केट प्राइस पे, कुछ नहीं। ये क्या बोलते हैं, तुम्हारे पास सेलिंग प्राइस है रबड़ की, रबड़ जो आपने बनाई है, मैन्युफैक्चर करी, हमने कहा उसमें से माइनस कर दो रबड़ बनाने का भी खर्चा और रबड़ प्लांट को ग्रो करने का भी खर्चा, सारे खर्चे लेस कर लो, प्रॉफिट आ गया। हम इस प्रॉफिट को नाम देंगे कॉम्पोजिट प्रॉफिट। हम कॉम्पोजिट प्रॉफिट की अपॉर्चनमेंट करवा देंगे, सीधा परसेंटेज बता देंगे आपको कि इतना परसेंट एग्रीकल्चर मान लो और उतना परसेंट जो हम याद नहीं करेंगे बिजनेस, हम सिर्फ कौन सा परसेंट याद रखेंगे, एग्रीकल्चरल। तो जरा याद करवाओ, रबड़ वाले रूल में हमारा एग्रीकल्चरल इनकम का प्रॉफिट क्या था, 65% ऑफ कॉम्पोजिट प्रॉफिट। यानी अगर यही क्वेश्चन जो मैंने पोटैटो का करवाया है, अगर ये रबड़ का करवाता, पहले 15,000 निकाल लेता है वाला, और 15,000 का सीधा क्या करता, 65% एग्रीकल्चरल एंड बैलेंस अमाउंट बिजनेस इनकम। यही अगर क्वेश्चन आ जाता ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफी का, उसमें भी पहले एक ग्रोइंग एंड क्योरिंग ऑफ कॉफी है। क्योरिंग में क्या होता है, आप ना कॉफी को रोस्ट और ग्राइंड नहीं करते, बहुत अगले लेवल तक नहीं जाते, बस वो कॉफी प्लांट जो आपने ग्रो करा उसको निकाल के क्लीन करके थोड़ा उसका बेसिक से प्रोसेसेस कर देते हो, उसे बोलते हैं क्योरिंग ऑफ कॉफी। क्योंकि आप ज्यादा इंडस्ट्रियल एक्टिविटी यहां नहीं कर रहे, इसलिए इस वाले में एग्रीकल्चरल का परसेंटेज ज्यादा है, 75% ऑफ द प्रॉफिट्स इज एग्रीकल्चरल। यही अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाए ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफी, ये 75% ऑफ एग्रीकल्चरल की जगह हो जाएगा 60% इज एग्रीकल्चरल। और टी पे भी सेम रूल है, बस रूल 8 है, वहां पे रूल 8 मेंशन करके आओगे, पर परसेंटेज वही है, 60% ऑफ प्रॉफिट्स इज एग्रीकल्चरल। तो अगर यही क्वेश्चन जो मैंने पोटैटो का करवाया है, अगर मैं बाकियों से करवाऊं तो बस ये 15,000 की परसेंटेज चेंज होती रहेगी। तो यही आपके देखिए यहां पे सारा कुछ लिखा हुआ है, चेक करिएगा।
रबड़ वाले में 65% ऑफ कॉम्पोजिट प्रॉफिट इज एग्रीकल्चरल। कॉफी वाले में अगर तो आप सिर्फ क्योरिंग कर रहे हैं, ग्रोइंग एंड क्योरिंग कर रहे हैं, ग्रोइंग एंड क्योरिंग, ध्यान रखना मैं बार बार ग्रोइंग एंड क्यों बोल रहा हूं, कई बार क्वेश्चन आपको चकमा दे देता है, सिर्फ बोलता है क्योरिंग ऑफ कॉफी कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ क्योरिंग ऑफ कॉफी कर रहे हैं दैट इज नॉट एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। अगर आप सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफी कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी कर रहे हैं दैट इज नॉट एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। उसमें अपॉर्शनमेंट मत करना। ये सारे अपॉर्शनमेंट के रूल्स तभी चलेंगे अगर आप ये एक्टिविटी ग्रो करके कर रहे हो, ग्रो एंड। और अगर अकेला ग्रो कर रहे हो फिर तो सारा ही एग्रीकल्चरल है, फिर तो कोई शोर ही नहीं। आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफी, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग 60% और ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी 60%। अच्छा, एक पॉइंट रूल 7 का और सुन लो पहले, फिर एक पॉइंट मैं और बताऊंगा। ये जो बॉक्स में लिखा हुआ है सारा, यही मैंने बता दिया आपको सारा एवरेज। अब रूल 7 पे आ जाओ। रूल 7 वही एवरेज मार्केट प्राइस वगैरह वाला, ये सब वही लिखा हुआ है। अच्छा, कई बार क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है, आपको एवरेज मार्केट प्राइस ना दे। भाई यहां पे एवरेज मार्केट प्राइस चाहिए होता है ना रूल 7 में। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन देगा रूल 7 है 7B 8 का और आपको जबरदस्ती एवरेज मार्केट प्राइस देगा। कंफ्यूज नहीं होना, रूल 7A 7B 8 में मेरे को एवरेज मार्केट प्राइस का कोई मतलब नहीं है। यस और नो? अच्छा, लेकिन रूल 7 के पर्पस के लिए अगर उसने एवरेज मार्केट प्राइस गायब कर दिया इट इज अ प्रॉब्लम। तो हमारे रूल ने ना एक बात ये भी बता रखी है कि अगर आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सीधा रॉ फॉर्म में नहीं बिकता मार्केट में तो आप मार्केट प्राइस कहां से लेकर आओगे? तो उसका भी एक सिंपल फंडा दे दिया, जो ग्रो करने के खर्चे हैं ना, कल्टीवेशन करने के खर्चे हैं उस फसल को, उसमें ऐड कर लो उसमें ऐड कर लो लैंड रेवेन्यू वगैरह भी, मतलब जिस एरिया में उसको ग्रो करा है उसका कोई अगर लगान वगैरह सरकार को आप दे रहे हो, टैक्सेस वगैरह दे रहे हो, वो भी ऐड कर लो। और उसमें एक ऐड कर लो रीजनेबल प्रॉफिट। बेसिकली ना अगर आप देखो, मैंने ये कहा था मार्केट प्राइस नहीं है तो कोई बात नहीं, जो आपकी लागत है वो आपको पता है, उसमें जोड़ लो रीजनेबल प्रॉफिट, आपका मार्केट प्राइस का ही काम करेगा। तो पेपर में ध्यान दीजिएगा, अगर रूल 7 का क्वेश्चन आया और उसने मार्केट प्राइस ना बताई तो फिर उसको यह बेस देना पड़ेगा मार्केट प्राइस निकालने का। आगे तो आप सियाने बयाने हो। एक बात और ध्यान रखना, ये सारे रूल तभी एप्लीकेबल होंगे, ये वाले सारे जो हमने वहां पढ़े हैं, अगर जो ग्रोइंग वगैरह की जो एक्टिविटीज है ना वो इंडिया में हो रही हैं। यहां पे लिखना चाहें लिख लें, ग्रोइंग एक्टिविटीज शुड बी इन इंडिया। ये मैंने क्यों लिखवाया याद करिए, एक आधे न्यूमेरिकल में ऐसा पॉइंट था कि जो ग्रोइंग हो रही है ना कॉफी प्लांट की, वो कोलंबो में हो रही है, हमने हाईलाइट भी किया था कोलंबो को। अगर ग्रोइंग एक्टिविटीज इंडिया में नहीं हो रही तो फिर आप इंडिया की एग्रीकल्चरल इनकम थोड़ी निकालोगे। यहां पे ना मैंने और डेलिबरेटली सिर्फ ग्रोइंग लिखवाया है, सोचो आप, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कहां है वो शायद इतना रेलिवेंट नहीं होगा, पर ग्रोइंग तो कम से कम इंडिया में होनी चाहिए ना, क्योंकि ग्रोइंग वाली परसेंटेज एग्रीकल्चरल की है, तो ग्रोइंग तो कम से कम इंडिया में होनी चाहिए। ग्रोइंग एक्टिविटीज कहां होनी चाहिए? इंडिया में, तभी ये रूल एप्लीकेबल होंगे। एक बात ध्यान रखना, अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाए ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी इन श्रीलंका, ना तो आप ये रूल अप्लाई करेंगे, ना ही आप उसकी अपॉर्शनमेंट करेंगे प्रॉफिट की, उस प्रॉफिट को सारे को अदर सोर्सेज में दिखा देना चाहिए, क्योंकि वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी भी है बीच में मिक्सचर है, तो अदर सोर्सेज में दिखा देते हैं। वैसे तो कई बार मैंने देखा है जब ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं एग्रीकल्चर के या रेजिडेंशियल के साथ ये पॉइंट आता है ज्यादातर, वहां पे वो हेडवाइज ही नहीं दिखाते, बट आपको इतना समझ लेना है रूल नहीं अप्लाई करके आना, बिकॉज ग्रोइंग एक्टिविटीज आर नॉट इन इंडिया। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। फिर मैंने रिमेंबर में एक पॉइंट ये लिखा है, ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, कि ये टी, कॉफी और रबड़ वाले केसेस में पहले कॉम्पोजिट इनकम निकाल लो सारे खर्चे रिड्यूस करके, और फिर परसेंटेज अप्लाई कर दो। फिर क्या अप्लाई कर दो? परसेंटेज। और ध्यान रखना, ये जो आप सारा एग्रीकल्चरल निकाल रहे हो ना, गौर करना, जब इसका क्वेश्चन आता है ना और साथ में टैक्स लायबिलिटी भी आ जाए, समझ लेना पार्शियल इंटीग्रेशन का पॉइंट भी एक्टिवेट हो गया। पता है क्यों? अच्छा खासा रेवेन्यू होता है इन एक्टिविटीज से, फिर जब आप उनको अपोर्शन करते हो अच्छी खासी एग्रीकल्चरल इनकम भी आ जाती है, अच्छी खासी बिजनेस इनकम भी आ जाती है, और जब ये दोनों ही अच्छी खासी आ गई, आपकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम भी एग्जम्पशन लिमिट से क्रॉस कर गई और आपकी एग्रीकल्चरल इनकम भी 5000 से क्रॉस कर गई, यानी टैक्स लायबिलिटी में कौन सा पॉइंट एक्टिवेट हो गया? पार्शियल इंटीग्रेशन। फाइनली एक दो टॉपिक और है इसमें हमारी बुक में, सुनिएगा। अगर कोई कंपनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कर रही है तो कैसे ट्रीटमेंट होगा, और अगर कोई कंपनी नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कर रही है तो कैसे ट्रीटमेंट होगा। पहले मैं एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूं।
एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज वाली कंपनी जो कमाएगी उसका नाम क्या होगा? एग्रीकल्चरल इनकम। वो सीधा 10(1) में एग्जम्प्ट है। और कंपनी के केस में तो पार्शियल इंटीग्रेशन होती नहीं। और शेयर होल्डर्स के हाथ में ध्यान रखना, शेयर होल्डर ये नहीं बोल सकते कि हमें जो डिविडेंड मिल रहा है दैट इज ऑल्सो एग्रीकल्चर। जी नहीं, डिविडेंड को डिविडेंड का ही रंग मिलेगा, और डिविडेंड का रंग ये है, ये अदर सोर्सेज इनकम है और टैक्सेबल एट स्लैब रेट है। आपने इसको एग्रीकल्चरल नहीं बोलना। ऑन द अदर हैंड, अगर कंपनी कर ही नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज रही है, फिर हमने चैप्टर 1 में पढ़ा हुआ है इसकी नॉर्मल इनकम जो होती है वो नॉर्मल टैक्स रेट्स पे एप्लीकेबल है। डोमेस्टिक कंपनी के केस में 30% रेट होता है, बड़ी कंपनीज के लिए 400 करोड़ तक वाली जो टर्नओवर वाली कंपनीज होती है 25%, और अगर फॉरेन कंपनी है तो 35%। इन पे स्पेशल इनकम स्पेशल रेट भी टैक्सेबल है, सरचार्ज भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। डोमेस्टिक कंपनी पे 7 और 12% है, और फॉरेन कंपनी पे 2 और 5। ये सब चैप्टर 1 में किया हुआ है। और शेयर होल्डर तो बेचारे भक्त हैं, इनको तो डिविडेंड मिल रहा है, इट इज देयर अदर सोर्सेज इनकम। तो कंपनी में तो बस मेन पॉइंट यही निकल के आया है कि शेयर होल्डर उस कंपनी में ये नहीं बोल सकता कि अगर मेरी कंपनी एग्रीकल्चर कर रही है तो मेरा डिविडेंड भी एग्रीकल्चर है, ये नहीं बोल सकते आप। नेक्स्ट पेज पे व्हाट नेक्स्ट टॉपिक में फर्म के केस में क्या होगा? अगर फर्म है, अगर तो फर्म एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रही है उसका टेबल अलग है, अगर नॉन एग्रीकल्चर कर रही है तो उसका टेबल अलग है। फर्म के हाथ में तो वही है, एग्जम्प्ट है, एग्रीकल्चर इनकम है। फर्म के भी पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं होती क्योंकि फ्लैट रेट्स हैं। और अगर ये कहीं पार्टनर्स की बात करूं तो ध्यान देना, हमने ना एक बात की हुई है फर्म्स के लिए। फर्म का ना पहले रेवेन्यू निकलता है और रेवेन्यू में से खर्चे लेस करके उनका प्रॉफिट आता है, और ये प्रॉफिट जो टैक्सेस पे होने के बाद जो बचता है वो प्रॉफिट बांटा जाता है। उसी को पता क्या बोलते हैं? शेयर ऑफ प्रॉफिट्स रिसीव्ड बाय अ फर्म, रिसीव्ड बाय अ पार्टनर। तो ध्यान रखना, जनरल रूल बता रहा हूं, एक फर्म से जो पार्टनर को शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है वो वैसे ही एग्जम्प्ट होता है, 10(1) में नहीं 10(2)। अगर आप 10(1) बोल देते फिर तो आप इसे एग्रीकल्चरल इनकम बना रहे हो, बट दिस इज नॉट एन एग्रीकल्चरल इनकम। ये उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट है, एग्जम्प्ट जरूर है, पर 10(1) में नहीं है, 10(2) है। और अगर कहीं फर्म नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कर रही हुई तो सुनना, पहली बात तो फर्म के लिए क्या होगा, उसकी नॉर्मल इनकम 30% पे टैक्सेबल है, स्पेशल इनकम स्पेशल रेट पे टैक्सेबल है, सरचार्ज भी एप्लीकेबल है अगर उसकी टोटल इनकम 1 करोड़ से क्रॉस करती है, 12% सरचार्ज है। और एक पॉइंट स्पेशल सुन लो, जब आप पार्टनरशिप फर्म के प्रॉफिट्स निकालोगे पीजीबीपी के, पीजीबीपी की इनकम निकलेगी ना फर्म की, फर्म तो बिजनेस एक्टिविटी कर रही है, फर्म के जब आपने खर्चे डेबिट करने हैं, आप ऑफिस का रेंट, बिजनेस के रेंट, आप एडवर्टीजमेंट का खर्चा, लोगों की सैलरियां सब डेबिट करो। इवन पार्टनर्स को भी जो आप सैलरी देते हो, बोनस देते हो, कमीशन देते हो, इंटरेस्ट देते हो लोन वगैरह पे, ये सब चीजें डेबिट करो। पर हमें पता है आप हमारे साथ एक स्कीम लगा सकते हो, फर्म के प्रॉफिट्स को कम करने के लिए आप पार्टनर्स के नाम पे खर्चे ज्यादा दिखा दोगे, इसलिए हमारा एक सेक्शन है 40B पीजीबीपी में कवर होता है, जो क्या बोलता है, फर्म जी जब आपने अपनी पीजीबीपी इनकम निकालनी है ना, अपने पार्टनर्स को ये सब जो दे रहे हो हम अलाउ तो कर देंगे, लेकिन उसकी एक लिमिट है, कुछ दायरा है, कुछ मान सम्मान है, आपने उसकी उल्लंघना नहीं करनी। अगर आप उसकी उल्लंघना करोगे हम उतना पोर्शन आपके प्रॉफिट्स में ऐड बैक कर देंगे, हम उतना पोर्शन आपके प्रॉफिट्स में ऐड बैक कर देंगे, जिसे हम टेक्निकली बोलते हैं खर्चा डिसअलाउ हो गया, खर्चा डिसअलाउ हो गया। अलाउ कर देंगे पर ओनली टू अ सर्टेन लिमिट। और व्हाट अबाउट पार्टनर्स? एक बात तो क्लियर है, फर्म कोई भी आ जाए, पार्टनर को जो हिस्सा मिलेगा प्रॉफिट्स का वो उसके लिए एग्जम्प्ट है हमेशा। फर्म में जनरल रूल है कि भाई जो पार्टनर को क्या मिल रहा है, शेयर ऑफ प्रॉफिट, दैट इज एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10(2)(a). और एक स्पेशल पॉइंट क्या है यहां पे वो सुनना, पार्टनर को ये सब चीजें मिल रही हैं फर्म से। पहली बात तो नॉर्मली सैलरी सुनते हैं हम, हमारे माइंड में आता है सैलरी हेड, इंटरेस्ट सुनते हैं हम, हमारे माइंड में आता है अदर सोर्सेज, लेकिन यहां पे एक एक्सेप्शन है, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्युनरेशन एक्सेट्रा, इवन इंटरेस्ट अगर पार्टनर को फर्म से मिल रहा है दैट इज ऑलवेज हिज पीजीबीपी इनकम। पहला पॉइंट, सैलरी सैलरी ना रही, सैलरी पीजीबीपी में चलेगी। दूसरी बात, कितनी टैक्सेबल होगी पार्टनर के लिए, उसका आंसर यह है कितनी फर्म को अलाउ हुई है।
जितनी फर्म को अलाउ होगी ना अपने खर्चे की तरह, वो तो फर्म के प्रॉफिट्स में से लेस होगी। फर्म ने उस पर टैक्स नहीं भरा, वो तो लेस होगी खर्चे की तरह, उस पर पार्टनर टैक्स पे करेगा पर्सनल कैपेसिटी में। और जो फर्म को डिसअलाउ होगी, डिसअलाउ की हुई, आपने इस सेक्शन में जितनी लिमिट बन रही थी उससे ज्यादा पे कर दी, तो एक्सेस डिसअलाउ कर दिया। जो फर्म को डिसअलाउ होगी वो तो फर्म के प्रॉफिट्स में ही ऐड होगी, उस पर किसने टैक्स भर दिया? फर्म, उस पर पार्टनर टैक्स नहीं भरेगा। ये लास्ट 2 पॉइंट्स में ये लिखा हुआ है, चेक करो। पहली बात तो ये पीजीबीपी इनकम बनेगी पार्टनर की, बट ओनली टू द एक्सटेंट, किस एक्सटेंट तक बोलो? जितनी फर्म को अलाउ होगी, और जितनी अमाउंट फर्म को क्या होगी बोलो? डिसअलाउड, वो पार्टनर्स के लिए टैक्सेबल नहीं। तो यहां हमारा आके एक प्यारा सा चैप्टर, नन्ना मुन्ना क्यूटी पाई चैप्टर हमारा होता है कंप्लीट। क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।